शादी के बाद एक दुल्हन का विदाई समारोह चल रहा था। इसी बीच में दुल्हन बहुत ज़्यादा भावुक थी और उसको जो विदा करने वाले थे वो भी भावुक हो रहे थे। विदाई के ठीक बाद वो अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी रास्ते पर एक खतरा पहले से छुपा बैठा है। जैसे ही गाड़ी गांव से बाहर निकली, दो बाइक सवार अचानक तेजी से आते हैं और दुल्हन वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पहली बार अनदेखा किया जाता है, दूसरी बार भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन तीसरी बार वो गुस्से में चिल्लाते हैं, गाड़ी रोक दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर जैसे तैसे गाड़ी भगाता है और उस वक्त सबको लगता है कि शायद ये ओवरटेक का झगड़ा होगा, कोई स्थानीय लड़का गुस्से में होगा, पर किसी को मालूम नहीं था कि ये मौत की पहली दस्तक थी जिसे बस कुछ पल के लिए टाल दिया गया था। दुल्हन सुरक्षित ससुराल पहुंच जाती है, स्वागत होता है, सब सामान्य लगता है, लेकिन अगले 7 दिनों में मौत की 2 और दस्तकें आती हैं और दोनों बार किसी तरह टल जाती हैं। और फिर 7वें दिन वही मौत तीसरी बार लौटती है, इस बार इतनी भयानक रूप में कि पूरा इलाका दहल उठता है। आखिर इस नई दुल्हन को किसने और क्यों निशाना बनाया? 7 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये खुशहाल शादी खून की कहानी बन गई? यही सच आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की, जहां परशुरामपुर थाना पड़ता है और उसी परशुरामपुर में बेदीपुर नाम का गांव लगता है। और बेदीपुर में ही ये पूरी बात घटती है जब 20 नवंबर 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और बाइक पर 2 युवक चलते हुए इस तरह रास्ता भटक गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो किस तरफ जा रहे हैं। तभी बाजार की तरफ से एक युवक आता दिखा, जिसे वो रोकते हैं और पूछते हैं कि भैया हम रास्ता भटक चुके हैं और हमें अपनी कोई फला जगह, अपनी जो भी डेस्टिनेशन थी गंतव्य पर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। तब वो लड़का बड़े आराम से कहता है कि भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जाना क्या है बताइए। और जब उसे जगह बताई जाती है तो वो समझाते हुए कहता है कि आप इस रास्ते से ऐसे चले जाइएगा, आगे आगे ये आएंगे और आपको अपनी मंजिल आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद दोनों बाइक सवार विनती करते हुए कह देते हैं कि भैया थोड़ा सा और आगे तक चलकर बता दोगे तो हमें और आसानी हो जाएगी। और जैसे ही उन्होंने प्यार से रिक्वेस्ट की तो वो लड़का भी कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वो लगभग 150 मीटर तक उनके साथ चलता है और जैसे ही वो उनके बिल्कुल करीब आकर आमने सामने खड़ा होता है, तभी बाइक पर पीछे बैठा युवक हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता है और कहता है कि भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रास्ता दिखाया। जिस पर वो लड़का बस इतना ही कह पाता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था। लेकिन इतनी ही बात कहने की देर थी कि अचानक उसके बिल्कुल माथे पर एक तमंचा, एक कट्टा रखा हुआ था और उसी बीच एक गोली की आवाज आई, एक देसी जैसी गोली चलने की तेज आवाज, और बाइक सवार अपनी बाइक स्टार्ट करके आराम से वहां से निकल जाते हैं। जबकि वो लड़का जिसने अभी अभी रास्ता बताया था और जो अभी बाजार से अपने घर जा रहा था, वो जमीन पर गिरकर पड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहा एक किराना वाला दुकानदार उसकी तरफ नजर डाल देता है और जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को देखकर शुरुआत में लगता है कि शायद कोई शराबी है जो नशे में गिर पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही दुकानदार अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और 10 मिनट से वो ऐसे ही पड़ा था, टॉर्च की रोशनी में उसके चेहरे पर खून के निशान नजर आते ही दुकानदार की चीखें निकल जाती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि गोली मार दी, अनीस को गोली मार दी, और इस तरह की आवाजें लगाता जाता है। उसकी आवाज जितनी तेज होती जाती है, आसपास के लोग दौड़कर उसी दिशा में जुटते जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बच्चे हों या बूढ़े हों, महिलाएं हों या आसपास जितने लोग इस खबर को सुन रहे थे, सब इकट्ठा होते चले आ रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और तरह तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। इसी बीच किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को खबर कर दी और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, 112 की टीम नज़दीकी थाने की पुलिस, सीओ हरैया, सीओ सिटी, एएसपी और एसपी तक सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और साथ ही डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम समेत तमाम टीमें वहां पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। वहीं पड़े हुए घायल को तुरंत दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थीं। लेकिन वहां एडमिट कराने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम गांव पहुंचती है, फिर दूसरी टीम अयोध्या की उसी अस्पताल पहुंचती है ताकि दूल्हे से बात की जा सके। लेकिन दूल्हा तो मर चुका था, वो बच ही नहीं पाया था। और जब पुलिस उसकी जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि उसका नाम अनीस है
उसके पिता का नाम शमशुद्दीन है, उम्र करीब 25 साल है और वो मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था और 10 नवंबर 2025 को ही अपने घर आया था, क्योंकि 13 नवंबर 2025 को उसकी शादी हुई थी। उसकी बारात जिला गोंडा के खोड़हारे थाना इलाके के वैनजंबा पुरवा गांव में गई थी। दुल्हन का नाम रुखसाना होता है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और अनीस की शादी रुखसाना से हुई थी। और जब वो विदा होकर घर आती है तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी बड़ी सुंदर तरीके से गुजर रही थी। दुल्हन भी बेइंतहा खुश थी और दूल्हा भी अपनी नई जिंदगी में खुश दिखाई दे रहा था। और शादी के बाद जितनी भी रस्में होती हैं वो सारी रस्में बड़े धूमधाम से की गई थी। लेकिन 20 तारीख को अचानक शादी के ठीक 7 दिन बाद दूल्हे का इस तरह से कत्ल हो जाना, वो भी एक ही गोली बिल्कुल सटाकर माथे पर मार देना, पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल बन गया और गांव वालों के लिए भी जवाब तलाशने वाली बात हो गई। हर कोई अपने अपने तरीके से घर वालों से बात करता है, तो घर वाले यही कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ये लड़का भी वैसे मुंबई में रहता था, बाहर के लोग यहाँ क्यों आएंगे। यही बातें पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। पुलिस ने मोबाइल का डंप डेटा निकलवाया ताकि पता चल सके क्या कोई बाहर से आया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें भी चेक किया गया, पर वहां से भी कोई खास सुराग नहीं मिला। लेकिन पुलिस के दिमाग में कई कहानियां दौड़ने लगीं, जैसे मेरठ की कहानी दौड़ी, औरैया की कहानी दौड़ी और कई ऐसी घटनाएं जिनसे शक की दिशा बदल सकती थी। तभी पुलिस ने सोचा कि दुल्हन के बारे में भी एक बार देखा जाए, क्योंकि शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। और जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि दुल्हन 19 नवंबर 2025 को ही अपने मायके गई हुई थी और उसके जाने के ठीक अगले दिन यह घटना हो गई थी, लेकिन वो भी एक रस्म के हिसाब से गई थी। और जैसे ही दुल्हन को अनीस की मौत की खबर मिलती है, दुल्हन का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। आसपास के लोग उसे देखकर कहते हैं कि कितनी बदकिस्मत है ये लड़की, अभी 7 दिन पहले शादी हुई थी और आज ये बेवा हो गई है, विधवा हो गई है। ऐसी बातें चारों तरफ फैलने लगी थी। अब पुलिस अपने काम में लग गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी, डंप डेटा सब जांचा और दुल्हन के नंबर को सर्विलांस पर लगाया, उसकी सीडीआर निकलवाई और जब कॉल डिटेल आई तो उसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि एक नंबर था जिस पर वो शादी से पहले भी खूब बात करती थी और शादी के बाद भी लगातार बात हो रही थी। वो नंबर उसके ननिहाल के गांव महुआ डाबर, थाना गौर का था और उस लड़के का नाम था रिंकू कनौजिया। और रिंकू कनौजिया से रुखसाना की लगातार लंबी बातें हो रही थीं। जब पुलिस रुखसाना का मोबाइल अपने कब्जे में लेती है और उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है तो दुल्हन का एक असली चेहरा सामने आने लगता है और पुलिस को साफ दिखता है कि कुछ बड़ा झोल है जिसे अब सुलझाना जरूरी है। पुलिस रुखसाना को भी हिरासत में लेती है और रिंकू कनौजिया को भी पकड़ लेती है और ज़्यादा समय नहीं लगता। कुछ ही घंटों में जब दोनों पुलिस के सामने बैठते हैं और बातचीत होती है तो दोनों बताते हैं कि पिछले 2 साल से रिंकू और रुखसाना एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी आपस में करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग, जाति अलग होने की वजह से लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं थे और लड़की की जिद के बाद ही उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई। 13 नवंबर 2025 को शादी जरूर हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मौत दूल्हे का पीछा कर रही थी। जब दुल्हन विदा होकर जा रही थी तभी पहली बार मंडप से बाहर निकलते ही रिंकू कनौजिया ने रास्ते में गाड़ी रोकने की कोशिश की और अगर वो प्रोफेशनल किलर होता तो शायद चलते ही गाड़ी में गोली मार देता, लेकिन उसने गाड़ी रोकवा कर गोली मारने का प्रयास किया, पर ड्राइवर गाड़ी रोकता नहीं है। जब 13 तारीख को वो फेल हो जाता है तो 14 नवंबर को वलीमा होता है, यानी रिसेप्शन का दिन आता है और उसी रिसेप्शन में एक फ़ोन किया जाता है दूल्हे के बड़े भाई शोएब को, जहां फ़ोन करने वाला कहता है कि तुम्हारे भाई अनीस के नंबर मुझे चाहिए क्योंकि उससे बात करनी है। जब शोएब पूछता है तुम कौन हो और कहाँ से बात कर रहे हो, तो वो आदमी कहता है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र है, इसलिए सोचा कि बता दूँ। लेकिन शोएब कहता है कि अगर तुम्हें मेरे भाई की इतनी फिक्र है तो तुम्हारे पास खुद ही उसका नंबर होना चाहिए। इस पर वो बहाना बनाता है कि उसका मोबाइल फॉर्मेट हो गया था और नंबर नहीं बचा। जब नंबर नहीं मिलता तो शोएब साफ मना कर देता है और तभी वो आदमी गुस्से में आकर कहता है कि 4 कत्ल कर चुका हूं और 5वां तेरे भाई का होगा। लेकिन तब भी इस धमकी को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, जैसे कि दूल्हे की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, दुल्हन की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, फिर भी किसी ने इसे गंभीर नहीं माना। वलीमे में धमकी मिली तब भी बात को हल्के में लिया गया और शादी के सिर्फ 7 दिन बाद ही इस गांव में
दूल्हे का कत्ल हो गया। और पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि दुल्हन ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की जान ले ली, और वो भी शादी के सिर्फ 7 दिन बाद, जिससे ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का बड़ा विषय बन जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में ये खबर आग की तरह फैलती है और जहां जहां तक पहुंचती है लोग दंग रह जाते हैं कि आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं और ये प्रेमी आखिर किस जुनून में डूबे हैं कि उन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी चाहे सलाखों के पीछे ही क्यों ना गुजारनी पड़े, लेकिन ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि लड़की किसी और के साथ रहे या किसी और की पत्नी बनकर ज़िंदगी बिताए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट तैयार कर ली है और चार्जशीट अदालत जाएगी और उसके बाद इस मामले में आगे क्या होगा और क्या फैसला आएगा ये तो अदालत ही तय करेगी। लेकिन जब मीडिया वाले घर पहुंचते हैं और परिवार से बात करते हैं तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था, बाप का भी बुरा हाल था, पूरा परिवार टूटा पड़ा था। और जिस मायके की वो लड़की थी वहाँ भी लोग सदमे में थे, यहाँ तक कि उसके नानिहाल वाले भी बार बार यही सोचकर परेशान थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया और क्या हो रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है, क्योंकि जिस तरह का कदम रिंकू कनौजिया और उसकी प्रेमिका रुखसाना ने उठाया है उसकी वजह से बाकी की ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी और फिर भी शायद उन्हें एक होने का मौका कभी न मिल पाए। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।